जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 35 का संबंध है 70 के साथ में, उसी प्रकार से 11 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 35 से यहाँ पर 70 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 35 से यहाँ पर 70 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए 35 से यहाँ पर 70 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 35 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 35 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 35 दुआ के 70 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 11 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 11 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 11 का भी कर देंगे 2 गुना। यानी कि यहाँ पर 35 का 2 गुना हुआ 70, तो 11 का 2 गुना हो जाएगा 22। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि संख्या 22 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ सर संख्या 22 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम के अंदर 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं और दोनों तरीके कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 99। 99 से कितना बन रहा है 92। 99 से 92 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 99 में से क्या कर दें -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 92। फिर देखिए 92 से कितना बन रहा है 105। तो 92 से 105 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 92 में क्या कर दें +13 कर दें तो 92 और 13 मिलकर बन जाएगा 105। फिर देखिए 105 से कितना बन रहा है 98। तो 105 से 98 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 105 में क्या कर दें -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 98। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 98 से बन रहा है 111। तो 98 से 111 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 98 में क्या कर दें +13 कर दें तो 98 और 13 मिलकर बन जाएगा 111। फिर देखिए 111 से कितना बन रहा है 104 है। तो 111 से 104 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 111 में से क्या कर दें -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 104। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 104 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ -7, उसके बाद में +13, उसके बाद में -7, उसके बाद में +13, इसके बाद में क्या हुआ है -7। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -7 +13 -7 +13 -7। अब हो जाएगा यहाँ पर +13। यानी कि हम 104 के अंदर क्या कर दें +13 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 104 के अंदर हमें क्या करना है +13 करना है। तो 104 और 13 मिलकर बन जाएगा 117। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 117। और ध्यान से देखिए संख्या 117 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। मेरे भाई ये तो था पहला तरीका। अब देखिए इससे भी आसान तरीका क्या है और दूसरा तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान से समझिए।
देखिए यहाँ पर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको सीरीज के अंदर है संख्या आपको पहले बड़ी, उसके बाद में छोटी, फिर उसके बाद में संख्या बड़ी, फिर उसके बाद में संख्या छोटी, इस टाइप से आपको जो भी सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर, एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 99, उसके बाद में 92, यानी कि पहले संख्या कौन सी है, बड़ी है, उसके बाद में छोटी है। फिर उसके बाद में देखिए 92 के बाद में दिया गया है 105, यानी कि फिर संख्या बढ़ रही है, यानी कि पहले संख्या बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। तो इस सीरीज को हम सोल्व कर सकते हैं एक संख्या को छोड़कर, एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। जैसे यहां पर समझिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 99, 99 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे बन रहा है 105। 99 से 105 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 99 में क्या कर दें, +6 कर दें तो 99 और 6 मिलकर बन जाएगा 105। फिर देखिए 105 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे बन रहा है 111। 105 से 111 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 105 में क्या कर दें, +6 कर दें तो 105 और 6 मिलकर बन जाएगा 111। अब इसी प्रकार 111 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 99 से 105 बनाने के लिए क्या किया गया है, +6। उसके बाद में 105 से 111 बनाने के लिए क्या किया गया है, +6, यानी कि यहाँ पर +6 हो रहा है। तो 111 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 111 में भी क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो मेरे भाई 111 और 6 मिलकर बन जाएगा 117, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 117, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, संख्या 6954 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आरोही क्रम तो होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित करना, ये तो होता है आरोही क्रम। और आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हमारे सामने एक संख्या दी गई है, संख्या है क्या है, यहाँ पर देखिए 69, उसके बाद में है 54, 54 के बाद में है 381, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दायां बायां किधर होता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ तो होता है बायां, ठीक है, याद रखना ये तो होता है बायां और इस तरफ होता है दायां, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये वाली संख्या दी गई है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद में उससे 9 से छोटी कौन सी संख्या है, 8। तो यहाँ पर 9 के बाद में लिखेंगे 8 है। 8 के बाद में इस संख्या में सबसे छोटी यानी कि 8 से छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो यहाँ पर 8 के बाद में लिखेंगे 6। 6 से छोटी संख्या है 5, तो यहाँ पर 6 के बाद में लिखेंगे 5। 5 से छोटी संख्या है 4, तो यहाँ पर
लिखेंगे 4, 4 से छोटी संख्या है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 से छोटी संख्या है इसमें 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर बोला गया है कि यानी कि व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। यानी कि ये कौन सी संख्या बन गई, ये संख्या बन गई नई, ठीक है, नई संख्या है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नई संख्या ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बोला गया है कि दाएं से, तो मेरे भाई दायां इस तरफ होता है, तो इधर से तीसरा अंक कौन सा होगा, तो तीसरा अंक यहाँ पर देखिए क्या है 4। यानी कि संख्या 69, 54, 381 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में तीसरा अंक होगा 4, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और XMBJ को 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में YDOM के लिए कूट क्या है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए मेरे भाई। यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर पता करना है कि GSTA को यहां पर 51 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर ही पता करेंगे कि GS, यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यहां पर GS उसके बाद में है TA, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 51। कैसे वो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का करेंगे नंबरिंग। जैसे G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। G के बाद में है S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। S के बाद में है T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। 20 की यानी कि T के बाद में क्या है, A आता है 1 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी अल्फाबेट लेटर को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि अल्फाबेट लेटर के नंबर को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां पर देखिए 7 और 19 मिलकर बन जाएगा कितना, 26, 26 और 20 मिलकर बन जाएगा कितना, 46, 46 और 1 मिलकर बन जाएगा 47, ठीक है। यानी कि सभी का नंबरिंग किया तो कितना है 47, जबकि इसको लिखा गया है 51। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 4 अल्फाबेट लेटर हैं। तो 47 के अंदर हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 47 और 4 मिलकर बन जाएगा 51, जो कि हमें यहाँ पर दिया भी गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि XMBJ को यहाँ पर 53 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या है X, उसके बाद में क्या है M, उसके बाद में क्या है B, उसके बाद में क्या है J, और इसको लिखा कितना गया है 53। तो यहाँ पर लिख देते हैं 53। अब यहाँ पर करिए नंबर मेरे भाई, सबसे पहले X आता है कितने नंबर पर, आप सभी को पता है X आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 24 नंबर पर है। X के बाद में है M आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। M के बाद में क्या है B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में है J आता है 10 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए इनको टोटल करिए, यहाँ पर देखिए 24 और 13 मिलकर बन जाएगा 37, 37 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना, 39, 39 और 10 मिलकर बन जाएगा 49 है। अब यहाँ पर टोटल ही हो गया है 49, यहाँ पर लिखा गया है 53। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, 4। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 के अंदर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 49 और 4 मिलकर बन जाएगा 53 है। और ध्यान से देखिए 53 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, YDOM के अंदर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, YDOM के लिए कूट ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है Y, उसके बाद में है D, उसके बाद में है O और उसके बाद में है M। इसका कोड हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले करेंगे इनका नंबरिंग है। पहले नंबर पर है Y आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर है।
उसके बाद में क्या है मेरे भाई डी, डी आता है 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है ओ, ओ आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 15। उसके बाद में क्या है एम, एम आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 13। अब इन सभी को यहाँ पर टोटल करिए तो देखिए 25 और 4 मिलकर बन जाएगा 29, 29 और 15 मिलकर बन जाएगा 44, 44 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना 44 और 13 मिलकर बन जाएगा 57। ठीक है, अब सभी में +4 किया गया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सभी में अल्फाबेट लेटर थे 4। तो यहाँ पर भी देखिए अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं 4, तो यहाँ पर हम 57 के अंदर भी क्या कर देंगे +4, तो 57 और 4 मिलकर बन जाएगा 61 है, यानी कि YDOM इसके लिए कूट होगा 61 है। अब हमें देखना है कि 61 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 61 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी, बस और यात्री इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिन शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं, रेलगाड़ी, बस और यात्री, तो इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो देखिए। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे रेलगाड़ी और बस के बीच में, क्या रेलगाड़ी और बस के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, रेलगाड़ी और बस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि रेलगाड़ी अलग होती है, बस बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बस और यात्री के बीच में भी रिलेशन देखेंगे, तो क्या बस और यात्री के बीच में रिलेशन है, तो हाँ सर, बस और यात्री के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यानी कि जो यात्री होते हैं वो किसके अंदर यात्रा करते हैं, बस के अंदर यात्रा करते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, सभी यात्री बस के अंदर यात्रा नहीं करते, यानी कि कुछ यात्री किसके अंदर यात्रा करते हैं, बस के अंदर। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे रेलगाड़ी और यात्रियों के बीच में, यानी कि रेलगाड़ी और यात्री के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, रेलगाड़ी और यात्री के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो यानी कि जो यात्री होते हैं वो यात्रा किसके अंदर करते हैं, रेलगाड़ी के अंदर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, क्या, यानी कि सभी यात्री तो रेलगाड़ी के अंदर क्या यात्रा नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा वो देखिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि कुछ यात्री यात्रा करेंगे किसके अंदर, बस के अंदर है, यानी कि कुछ यात्री यात्रा करते हैं बस के अंदर है, और कुछ यात्री यात्रा करते हैं रेलगाड़ी के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ वाला रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यात्री, तो सबसे पहला आरेख हम बनाएंगे यात्री शब्द के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यानी कि यहाँ पर है रेलगाड़ी, तो यहाँ पर देखिए ये यात्री हैं, तो कुछ यात्री क्या करेंगे, रेलगाड़ी के अंदर यात्रा करेंगे। इसी प्रकार से क्या बच गया, बस है, तो कुछ यात्री किसके अंदर भी यात्रा करेंगे, बस के अंदर है। तो यहाँ पर इस तरह से एक तीसरा आरेख आ जाएगा बस के लिए, यानी कि ये हो जाएगा बस के लिए आरेख, ये हो जाएगा यात्रियों के लिए आरेख, और ये हो जाएगा ट्रेन के लिए या फिर रेलगाड़ी के लिए आरेख है। यानी कि रेलगाड़ी, बस और यात्री इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको देखते ही पता, यानी कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना इस गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग है ये केवल क्या किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जाइलम का कार्य क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य होता है पौधों के, यानी कि पौधों के सभी अंगों तक पानी और खनिज लवणों का परिवहन करना। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि फ्लोएम, यहाँ पर देखिए मेरे भाई फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य होता है पौधों के सभी अंगों तक भोजन का परिवहन करना। ये किसका कार्य होता है, फ्लोएम ऊतक का। फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक इन दोनों के बारे में एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ठीक है, तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी कमेंट किया है समझना उनका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 256 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रिफ्लेक्स आर्क तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। ऑप्शन ए है मेडुला भाग में, ऑप्शन बी है मेरुरज्जु भाग में, ऑप्शन सी है सेरिबलम भाग में, और ऑप्शन डी है अग्र मस्तिष्क भाग में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु भाग में बनते हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये,
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देश को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन ए को टिक किया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा पनामा देश, यानी कि हाल ही में पनामा देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रक्रिया के द्वारा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑप्शन ए द्विविभाजन में, ऑप्शन बी है अर्धसूत्री विभाजन में, ऑप्शन सी है सूत्री विभाजन में और ऑप्शन डी है असूत्री विभाजन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।